जैसे सपोज दैट ये आपका था nth ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट, अपन n इज ग्रेटर देन p का केस ले रहे हैं, ये था आपका pth ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, उसने ट्रांजिट किया आपके यहाँ से इस ऑर्बिट में, तो इसमें उसके पास कम एनर्जी में काम चल रहा है, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में निकाल देगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकाल देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होगी, तो वही एनर्जी होगी जो जो इस ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस था। तो अपन आराम से कैलकुलेट कर लिए जिसको, तो डेल्टा ई का हमारा फॉर्मूला आया RCH 1/p² माइनस 1/n²। कई किताबों में ये n1² माइनस n2² दिया जाता है। n1 मतलब जिसमें पहुंचा, जो मंजिल है, और n1 मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रेडिएशंस निकली, इलेक्ट्रॉन ने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप किया और रेडिएशन निकली, तो उस रेडिएशन के बारे में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मतलब आपको एक अच्छा लेवल समझ सकते हैं क्वेश्चन बनने का। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन, बताइए इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मूव किया या ट्रांजिट किया, तो बताइए जो वेव निकलेगी, जो एनर्जी की वेव निकलेगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, या फिर उस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे अपन, अगर आपने पढ़ा हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ा हूं क्योंकि ये एटम चैप्टर है, इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। अगर नहीं भी आता तो मैं अभी समझाऊंगा। ये आपका 12th चैप्टर है, वो आपका इससे पहले आता है। उसमें यदि सीरियल वाइज बात करें तो वो निकल चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कई बच्चों का लास्ट में कोचिंग नहीं जाते, या समझ नहीं आता, कोचिंग में टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर तमाम वजह रहती है कोचिंग न जाने की, तो छूट जाता है। इसलिए अगर तब भी अपन बात कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिससे यहाँ पे यूज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, जैसे एक सोलर प्लेट होती थी आपकी, इस पे जैसे सनरेज पड़ती थी, तो सनरेज से क्या होता था, इस पे इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हुआ, आपने बैटरी लगाई और इसको बैटरी लगा के इसको स्टोर कर लिया, आप उससे लाइट जला रहे हैं, मतलब सोलर एनर्जी जो बोलते हैं, उसमें जो यूज होता है वो होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात कर रहे हैं सिर्फ अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंसेप्ट की, क्योंकि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इससे जोड़ना चाह रहा हूँ। तो कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट में था, हायर से लोअर में जंप किया, तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, तो उसको रेडिएट करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो रिलीज किस फॉर्म में करेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर एनर्जी आपको पता है, तो एक एनर्जी का रिलेशन होता है E=h/ν। एच है आपका प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, प्लांक कांस्टेंट यहीं से आया था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहले जो अच्छे से यूज होता है वो आपका होता है E=h/ν। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। मतलब एच, आप देखिए एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यदि आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी पता है तो आप प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए, उसकी एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, सनरेज आपकी पड़ रही है, यदि आपने इनकी फ्रिक्वेंसी पता कर ली, तो फ्रिक्वेंसी पता कर ली, इसको आपने एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी क्या बन गई, एनर्जी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हुआ करता था। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ में हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में कर रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आपको एनर्जी पता है, तो फिर आप इससे आपकी फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। दूसरी बात, इसका एक और फॉर्मूला हुआ करता था फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा हो, फ्रिक्वेंसी होती है आपकी 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। और फ्रिक्वेंसी का एक और रिलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी C/λ। सी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट और ये आपकी वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता है hc/λ। ये वेव के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अपन एनर्जी तो बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको एनर्जी पता है, तो इस रिलेशन से आपका क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। और यदि आप E=hc/λ वाला यूज करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ। तो देख लेते हैं जरा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका और इसका क्या बनेगा। यदि बात की जाए, देखिए डेल्टा ई की जो वैल्यू आई थी आपकी, डेल्टा ई की वैल्यू आई थी
आर सी एच 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है। यदि बात करें फ्रीक्वेंसी की तो डेल्टा एनर्जी का एक रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एनर्जी इक्वल टू पर लिख सकते हैं एच न्यू, जो भी वेव निकल रही है। तो आर सी एच यहां से 1/p² माइनस 1/n²। आप देखिए एच से एच आपका कैंसिल हुआ, आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर सी ब्रैकेट में 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है। सी का अभी आपने रिलेशन लिखा था एक न्यू का और सी का, कि न्यू इक्वल टू पर लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको आप देखो कई बार ये होता है कि सर आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहो, इसको मैं चेक करा दूंगा आपको। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1 टाइम, और ये क्या है स्पीड, तो स्पीड को आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन, स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और लेमडा क्या है, लेमडा आपकी अल्टीमेटली डिस्टेंस है। ठीक है। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हुई, ये आपका 1/t, इधर भी आपका 1/t। मतलब देखा जाए तो स्पीड को डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो आपका क्या बचेगा, 1/t ही बचेगा, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बचेगा। ठीक है। इस तरीके से करेक्ट रिलेशन है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, याद रखना, और वैसे फैक्ट भी है। ठीक है। तो न्यू आ गया, यदि अब न्यू की जगह में रख दूं सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा से क्या हो जाएगा आपका आर सी 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है। सी से सी आप कैंसिल हुआ, इधर बचा 1। तो एक और रिलेशन आ गया आपका, बहुत ही शानदार फॉर्मूला। देखिए न्यू इक्वल टू बात करें तो आपका आता है आर सी 1/p² माइनस 1/n²। यदि बात करें लेमडा की, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने किसी nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में जंप किया या ट्रांजिट किया, तो एनर्जी निकली मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव निकली। उस वेव की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल 2 स्टेप में कैसे करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर 1/p² माइनस 1/n²। कोई भी जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां से अपन फॉर्मूला आया कैसे, उसके लिए इतनी सारी कहानी थी। बाकी अपना कंक्लूजन जो है, रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट ही है। फाइनल मैं क्यों बोल रहा हूँ फाइनल रिजल्ट ही है, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट क्यों नहीं। यदि आपको लेमडा पता चल गया, तो लेमडा पता चल गया, आपको पता है कि सी अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होता है आपका न्यू, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट आपका कांस्टेंट फिक्स है। यदि आपको लेमडा पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सारी चीजें आप आराम से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। तो फाइनली अपन फॉर्मूले तक पहुंचे। कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में मूव करता है, जंप करता है, ट्रांजिट करता है, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा आपका 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/p², जहां से इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और 1/n², जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। ये आपकी इनिशियल स्टेज है, आपकी फाइनल स्टेज है। यहां पे लिखेंगे वेयर आर इज रिवर्स कांस्टेंट या कांस्टेंट, यहां पे आर की वैल्यू होती है आपकी 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है। देखिए कितना शानदार रिजल्ट है। आर की वैल्यू तो फिक्स है, आपकी कांस्टेंट है। मतलब आपको सिर्फ ये बताना है, या फिर क्वेश्चन में सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका 4th से 3rd में मूव किया, या 9th से 6th में, या फिर इनफाइनाइट से 1st में। सिर्फ आपको ऑर्बिट का नंबर दे दिया जाएगा कि फला ऑर्बिट से फला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो बताइए जो वेव निकली उसकी वेवलेंथ क्या हुई। तो आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है। यहाँ पे 1/λ जो है, यदि बात की जाए 1/λ कंप्लीट, तो 1/λ इसको कई बार वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। तो 1/λ डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो बोले वेव नंबर क्या है, तो आप ये फॉर्मूला निकाल देंगे। यदि लेमडा की वैल्यू पूछी जाए तो लेमडा के लिए 1/λ की जो भी वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर को आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अब बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे। अगला जो भी अपना लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 11, उसमें अपन क्वेश्चन कैसे बनते हैं
वो कुछ सीरीज कैसे बनती है लाइमन बता देता हूँ थोड़ा सा इसी वीडियो में। जैसे ये आपका अलग अलग ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था, यहां से उसने यहाँ पे जंप किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहाँ पे जंप किया तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो जो वेव निकलेगी वो किस तरीके की निकलेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से फर्स्ट में आएगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाइन्थ से थर्ड में आएगा या फिर इनफाइनाइट से फोर्थ में आएगा तो क्या करेगा। तो इसमें अलग अलग तरह की वेव निकलती हैं, उन वेव का अलग अलग नेचर होता है, उनके आधार पे, उनके रिजल्ट पे, उनकी वैरायटी के आधार पर अलग अलग उनको नाम दिया गया, अलग अलग सीरीज बनाई गई, जो अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी सीरीज बनेगी और कौन सी सीरीज की कितनी वेवलेंथ होगी। और न्यूमेरिकल भी जो भी बनते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, और हमें फाइनली फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं। डेरिवेशन वाला पार्ट जो भी था, यदि आपको बोर्ड के पर्पज से या फिर एकेडमिक के पर्पज से अच्छी डेप्थ वाले जो डेरिवेशन है वो आप कंप्लीट ओवर हो चुके हैं। उसके बाद अपन पहुंच चुके हैं फुली एडवांस फिजिक्स में, ठीक है। एडवांस फिजिक्स में आपके नीट में, जेई में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इतने सारे फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे किए हैं। लास्ट 10 लेक्चर अगर आप देख लें, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें 3, 4 में अपन ने चर्चा की थी, उनका थ्योरेटिकल पार्ट कैसा था, थ्योरेटिकल पार्ट के बाद उनपे बोर मॉडल जो भी था उसके बारे में क्या क्या फॉर्मूले अपन बना सकते थे, वो सारे फॉर्मूले बनाए। अब फाइनल फॉर्मूले से किन किन तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे अपन फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो अगर अपन लेक्चर नंबर 11 में रिकॉर्ड करेंगे, अगर जरूरत होगी तो एक आध वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे। बाकी अपन लेक्चर नंबर 11 में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। या लास्ट चैप्टर में जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूँ बार बार, या मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो उसकी वीडियो पर रिकॉर्ड करेंगे, उसको कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। कैसे चैप्टर बनता है, कैसे उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी डेरिवेशन कैसे बनते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। एडवांस कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइनली अपन इसका थ्योरेटिकल एटॉमिक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट लगभग जो काम की चीज है वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स वगैरह है तो एक वीडियो बता चुका हूँ, बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन के जो मेन चीजें, जो कंसेप्ट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपन काफी हद तक कवर कर लेंगे जितना पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 और अगला जो लेक्चर नंबर आपका 11 होगा उसमें सीरीज बनाना, फिर उसकी कितनी वेवलेंथ निकलेगी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे अपन उसको अप्रोच करेंगे, कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना दिमाग लगाएंगे, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो भी दोस्त हो, जो भी आपके मित्र हो, जिनको आपको लगता है इतना यहाँ तक वीडियो देखा गया हो या फिजिक्स समझ आ रही है, तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके उसको आप शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।